नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आपके समक्ष बहुत सारी बातें जानते हैं, जितनी भी उस टॉपिक से संबंधित बारीकियां होती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, उन सभी छोटी बातों पे भी हम चर्चा करते हैं, बड़ी बातों पे भी हम चर्चा करते हैं। मतलब जितना भी महत्वपूर्ण बात होता है उस टॉपिक से संबंधित, उन सारी बारीकियों को हम जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये गांधीवादी आंदोलनों की अगर बात करें भारत के स्तर पे, जो गांधीवादी आंदोलन, ऐसा गांधीवादी आंदोलन जो एक साथ समस्त भारतवर्ष में, पूरे भारत में जो है एक साथ प्रारंभ किया गया था और पूरे भारत के स्तर पे एक साथ चलाया गया था, तो ऐसा ये प्रथम गांधीवादी आंदोलन माना जाता है दोस्तों। ठीक है ना, यह आंदोलन है असहयोग आंदोलन। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसके बारे में बहुत कुछ हम जानने वाले हैं। कब शुरू हुआ, पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, क्यों शुरू हुआ और कब खत्म हुआ और क्यों खत्म हुआ। ठीक है ना, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी छोटी बड़ी बातें हैं, हर एक एक चीज़ों को जानने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों। ये जो छवि आपको दिख रही है, यह असहयोग आंदोलन के दौरान की छवि है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की वेशभूषा क्या इस समय पे वो धारण करते थे, किस तरीके से उनकी जीवन पद्धति को, उनका जो ये ड्रेस सेंस है, ये उनके जीवन पद्धति को दर्शाता है। महात्मा गांधी ने भारतीय आम जनमानस की जो वास्तविक हालात थे, ठीक है ना, उसको अपनाया और खुद का वेशभूषा भी उसी रंग में ढाल लिया, ताकि जब भारत के देश के आम लोगों के बीच में वो जाएं तो लोग इनको अपने से अलग न समझें और लोगों के साथ जो है जुड़ाव पैदा हो, लोग इनसे जुड़ पाए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का जो है आधार वो व्यापक हो पाए, बड़ा हो पाए। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले इस असहयोग आंदोलन के उदय के कारणों की अगर हम बात करें कि ये इसका शुरुआत जो है, उसके पीछे के कुछ जो महत्वपूर्ण कारण थे वो क्या थे, तो जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। कब? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब आप जानते ही हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो क्या होता है, सबसे पहला चीज जो होता है वो क्या, महंगाई बढ़ती है। जान माल की तो क्षति होती ही होती है, वो तो युद्ध मैदान में होती है, लेकिन युद्ध के जो प्रभाव हैं वह चूंकि अब की अगर बात करें वर्तमान समय में, तो दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, ग्लोबल विलेज की तरह दुनिया बिहेव कर रही है। तो इस ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सप्लाई चेन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आयात निर्यात जुड़ा हुआ है, बाजार एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। जिस चीज की डिमांड दूसरे जगह है उसको हम निर्यात करते हैं, जिसकी मांग हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो उसको वहाँ से मंगाते हैं। अभी वर्तमान में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इधर जो ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इन चीज़ों को जो है समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कि ये महंगाई कैसे बढ़ती है। अब युद्ध तो ईरान में हो रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, लेकिन महंगाई का असर जो है वो भारत में भी दिख रहा है और इससे भारत के जो आम लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के मन में ये भय पैदा हो रहा है कि गैस सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ियों के लिए, बाइक के लिए पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, डीजल मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह की समस्या, तो ये युद्ध जनित समस्याएं हैं। जब किसी दो देशों के बीच में, अगर किसी दुनिया में कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर युद्ध छिड़ता है, जंग छिड़ता है, तो उसका असर जो है वह व्यापक होता है। वो सिर्फ उन दो देशों के बीच में ही जो है वो नुकसान और जो उसका प्रभाव है वो सीमित नहीं रहता, बल्कि आज के इस ग्लोबल दौर में जो है, वैश्विक दुनिया में उसका प्रभाव चारों तरफ जो है वो दिखता है, परिलक्षित होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो यही चीज थी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, तो 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इस समय जो लोगों को परेशानी हुई, जो महंगाई बढ़ गया था, सरकार ने युद्ध लड़ने के लिए, अब सरकार को पैसे चाहिए तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे।
ठीक है। उसके साथ ही अगर भारत में ब्रिटिश प्रशासन की अगर बात करें तो रॉलेट एक्ट आया था, फिर उससे संबंधित जो है विरोध प्रदर्शन हुए थे, ठीक है ना। लोगों जो आंदोलनकारी थे उनका बड़ा निष्ठता पूर्वक जो है उनका दमन किया गया था। और इसी संदर्भ में इसी समय पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। उसके बाद 1919 ईस्वी में जो है दोस्तों क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से जो लोग निराश हो गए थे, उसी निराशा का जो मेल है, ठीक है ना। ये जितने मैंने 4-5 कारण की बात की है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई की बात की, रॉलेट एक्ट की बात की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की, 1919 के जो सुधार थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, हमने उसकी बात की। तो निश्चित रूप से इन सब का जो कलेक्टिव जो प्रभाव था, जो निराशा के रूप में था, जिससे आम आदमी निराश थे, तो वही सारी निराशाएं जब एक साथ मिल गई तो असहयोग आंदोलन उठ पड़ा, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने इस समय को सबसे उचित माना, एक आंदोलन, एक व्यापक आंदोलन, देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को शुरू करने के लिए ये समय उन्हें उचित लगा था। तो यह कारण जो है असहयोग आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों में शामिल है। इसके साथ ही है दोस्तों खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो है वह एक धार्मिक मुद्दे को लेकर के, खलीफा के मुद्दे को लेकर के भारत में चलाया जा रहा था। खलीफा का मुद्दा कहाँ पे था, ये मुद्दा तुर्की से आया था। तुर्की में ब्रिटिश सरकार के द्वारा खलीफा के पद को जो है उनके अधिकारों को कम कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन इसके प्रभाव भारत में भी प्रसारित हो रहे थे और उसी के विरोध में भारत में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो था वो मुसलमान के धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, लेकिन महात्मा गांधी ने उससे जुड़ करके और व्यापक स्तर पे जो है हिंदुओं को भी उससे जोड़ने का प्रयास किया। और इस प्रकार महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान जो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता जो तैयार हुई थी, हिंदू मुस्लिम एक जो गठजोड़ हुआ था, उसे महात्मा गांधी ने एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो अगले 100 वर्षों में दोबारा नहीं आ सकता था, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न को जो है, जब खिलाफत आंदोलन के दौरान जो हिंदू मुस्लिमों का गठजोड़ हुआ, आपसी सद्भाव बढ़ा, तो क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का आधार उससे बढ़ सकता था। तो महात्मा गांधी ने यही काम किया कि जो खिलाफत का प्रश्न था उसको स्वराज की मांग से जोड़ करके एक व्यापक जनाधार वाले राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने का काम किया, जिसकी परिणति जो है दोस्तों हम असहयोग आंदोलन के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो यह भी जो है एक प्रमुख कारण था असहयोग आंदोलन के इस समय प्रारंभ होने के महात्मा गांधी के द्वारा। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में सवाल आते रहते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला देशव्यापी आंदोलन था, गांधीवादी आंदोलन था, ठीक है ना। तो इसलिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के लिए जो इसकी प्रारंभ की तिथि निर्धारित की गई थी वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने की तिथि निर्धारित की गई थी दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि एक प्रमुख भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक का इसी दिन निधन हो गया, ठीक है ना। फिर इस आंदोलन को जो है 4 सितंबर 1920 को औपचारिक रूप से जो है शुरू किया गया दोस्तों, ठीक है। कब? 4 सितंबर 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए दोस्तों। उसके बाद असहयोग आंदोलन का औपचारिक शुरुआत हुआ, ठीक है ना। कलकत्ता के इस विशेष सत्र में जो सितंबर 1920 में आयोजित किया गया था दोस्तों, इसमें इस असहयोग के कार्यक्रम को जो है क्या किया गया, पहली बार मंजूरी दिया गया था। पहली बार मंजूरी कब दिया गया था? कलकत्ता के विशेष सत्र में, कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष सत्र में जो है औपचारिक रूप से पहली बार मंजूरी दी गई थी। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1920 ईस्वी में क्या हुआ, नागपुर में
वार्षिक अधिवेशन हुआ। साल में एक बार वार्षिक अधिवेशन होता ही था दिसंबर में कांग्रेस पार्टी का। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, वो कलकत्ता वाला क्या था, वो विशेष अधिवेशन था। लेकिन ये नागपुर वाला जो है ये कौन सा है, ये वार्षिक अधिवेशन है जो प्रतिवर्ष जो है दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता था। तो ये नागपुर वाला वार्षिक सत्र वही है, ठीक है। तो इस नागपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1920 में अधिवेशन आयोजित हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से जो है औपचारिक स्वीकृति दे दी गई, ठीक है। और असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को जो है यहाँ पे किसने पेश किया था, CR दास ने। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है प्रस्तुत किया था, तो CR दास ने प्रस्तुत किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उस समय CR दास जो है वो असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, ठीक है ना, उनकी सहमति नहीं थी। लेकिन फिर जब दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, तो इस समय उनकी सहमति बन गई असहयोग आंदोलन को लेकर के, और इसी की परिणति ये हुई कि CR दास ने ही मुख्य रूप से, इन्होंने ही, यही प्रस्तावक थे, इन्होंने ही प्रस्ताव पेश किया था असहयोग आंदोलन के संबंध में, ठीक है, असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए। इस अधिवेशन में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात हुआ, वो क्या था वो यह था कि कांग्रेस ने अपने लक्ष्य में जो है परिवर्तन किया। अब तक कांग्रेस का लक्ष्य क्या था कि हम संवैधानिक तरीके से जो है स्वराज को प्राप्त करेंगे, ठीक है, हम संवैधानिक तरीके से उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे। लेकिन नागपुर अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस ने इस संवैधानिक तरीकों के स्थान पे जो है शांतिपूर्ण और उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति का अपना लक्ष्य तय किया, ठीक है ना। इस संवैधानिक तरीके के जगह पे जो है शांतिपूर्ण और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है यहाँ पे निश्चित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की दोस्तों, चूंकि हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं और नागपुर अधिवेशन में ही अंतिम स्वीकृति असहयोग आंदोलन को मिली थी, तो यहाँ पे इस अधिवेशन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चूंकि लीड कर रही थी, ठीक है ना, यही ऐसा संगठन था जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था संगठन के तौर पे अगर देखें तो नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में भी कई सारे बदलाव किए गए, जिससे उसका आधार जो हो वो व्यापक हो, उसका विस्तार जो हो भारत भर में हो, सभी वर्गों तक हो, इससे संबंधित कई प्रयास किए गए थे दोस्तों, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहला काम क्या किया गया कि संगठन के, कांग्रेस के संगठन के सुचारू संचालन के लिए एक 15 सदस्यों का समिति बनाया गया। कितने सदस्यों का समिति बनाया गया? एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की सदस्यता शुल्क जो थी, अभी भी वर्तमान में भी अगर कोई मान लो राजनीतिक दल है तो उसमें क्या होता है कि एक साल के लिए एक बार जो है जो उस पार्टी के सदस्य होते हैं वो कुछ ना कुछ राशि उस पार्टी के द्वारा फिक्स किया जाता है, जिसको वो रसीद कटवा करके अपनी सदस्यता को रिन्यू कराते रहते हैं। या कोई नया व्यक्ति अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो कुछ एक राशि फिक्स होती है, मिनिमम अमाउंट वो पहले देता है, उसके बाद उसको उस पार्टी का या उस संगठन का सदस्यता मिलता है, ठीक है ना। तो तत्कालीन समय में ये बात हम वर्ष 1920 की कर रहे हैं, तो इस समय जो है कांग्रेस का जो नागपुर सत्र हुआ था तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सदस्यता शुल्क जो है कम करके कितना कर दिया गया? 4 आना कर दिया गया, ठीक है। 4 आना मतलब क्या? 4 आना मतलब 25 पैसा। अब आप अंदाजा लगाइए कि आज हम 2026 में जी रहे हैं। 2026 में कई बार आप दुकान वालों के पास जाइएगा तो उसके पास चेंज ही नहीं होता है, सिक्का नहीं होता है। 1 रुपये का सिक्का दीजिएगा तो उसके लिए उसका कोई मोल नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए 1920 ईस्वी में कि सदस्यता शुल्क 25 पैसा निर्धारित किया गया। यद्यपि ये तत्कालीन समय में भी कम था, लेकिन फिर भी 25 पैसे का भी बहुत मोल था, बहुत मूल्य था, ठीक है ना। और यह वो अमाउंट था 25 पैसा, इसलिए भी सदस्यता शुल्क घटा के कर दिया गया था क्योंकि सब लोगों की पहुंच जो है
कांग्रेस पार्टी तक हो, अधिक से अधिक लोग जो है, क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट है कि ये लगभग लोग अफोर्ड कर सकता है, तो ये 25 पैसे का सदस्यता शुल्क दे करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का सदस्यता शुल्क घटा के जो है 4 आना या 25 पैसा कर दिया गया। तो वो अधिवेशन कौन सा था? नागपुर अधिवेशन। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक अपने राष्ट्रीय स्तर पे तो थे ही, राष्ट्रीय स्तर पे उनका संगठन तो था ही, लेकिन उसके साथ ही जैसा कि वर्तमान में भी होता है कि हर प्रांत के लिए जो है एक राज्य की उसकी कमेटी होती है। ठीक है ना, तो तत्कालीन समय में भी जो है सभी प्रांतों के लिए एक कमेटी गठित की जा रही थी, लेकिन उन कमेटियों का जो आधार, कमेटियों के गठन का जो आधार तय किया गया वो क्या था? भाषाई आधार तय किया गया कि जिस क्षेत्र के लोग जो है जिस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस क्षेत्र तक जो है एक समिति का जो है विस्तार होगा, जो प्रांतीय समिति है। ठीक है, तो भाषाई आधार पे प्रांतीय समितियों का जो है पुनर्गठन किया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीण स्तर पे पहुंचने के लिए, कांग्रेस का व्यापक विस्तार करने के लिए गांव के स्तर पे, मोहल्ला के स्तर पे जो है वार्ड समितियों का गठन किया गया, छोटे छोटे वार्ड समिति का गठन किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस से जुड़ पाएं, अपना जुड़ाव महसूस कर पाएं। ठीक है ना, तो ये सभी व्यापक परिवर्तन जो है दोस्तों ये नागपुर अधिवेशन के दौरान ही किए गए थे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही एक संपर्क भाषा के रूप में भले ही गठन किया जा रहा था भाषाई आधार पे, लेकिन एक संपर्क भाषा के रूप में जो है हिंदी के प्रयोग की बात की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि कम्युनिकेशन के लिए जो है देशव्यापी, पूरे देश के स्तर पे संपर्क भाषा के रूप में जो है हम हिंदी में बात करेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे अपने पेपर, पंपलेट, पत्रिकाओं के लिए जो है। उसके बाद अधिवेशनों में जो है हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का भी जो है दायरा बढ़ता चला गया दोस्तों। ठीक है, और चूंकि एक भाषा भाषी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे अगर आप पंजाब जाओ तो आप हिंदी बोलो और आपके सामने से कोई पंजाबी में बात करता है तो आप में वो फील नहीं आता है, वो जुड़ाव नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप पूर्वांचल चले जाओ और दो भोजपुरी बोलने वाले लोग अगर मिल जाए, का हो का हलवा, लगता है कि अरे ये तो अपने जैसा बोल रहा है। ठीक है ना, मिथिलांचल क्षेत्र में चले जाओ, वहां पूछो की हाल चाल, तो लगेगा क्या, कह रहे ये तो अपने यहाँ के लोग हैं। तो एक पहला जुड़ाव जो है वहीं से पैदा हो जाता है। तो भाषा का यही महत्व था, तो इसलिए एक संपर्क भाषा के रूप में जो है हिंदी के प्रयोग की बात यहाँ पे की गई। इसके साथ ही चूंकि महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इस आंदोलन से, तो अस्पृश्यता के निवारण, जो छुआछूत था समाज में व्यापक स्तर पे, तो उसके निवारण से संबंधित संकल्प भी पारित किए गए, लिए गए दोस्तों। ठीक है ना, मतलब अस्पृश्यता पे चोट किया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ जो देसी रियासत थे, अब देसी रियासतों में क्या होता था, देसी रियासत में तो राजा होते थे, अब वो ब्रिटिश भारत से खुद को अलग मानते थे। ठीक है, तो वो अपने तरीके से नियम कायदे कानूनों को जो है संचालित करते थे। वो उनके रियासत के अंदर निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी पीड़ा पे वो ध्यान दें या ना दें, ये उनकी मर्जी थी। ठीक है ना, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, तो उसके नागपुर सत्र में इस बात पे भी ध्यान दिया गया कि भाई ब्रिटिश भारत के लिए तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन चला ही रहे हैं, अंग्रेजों से मांग कर ही रहे हैं, लेकिन रियासत के अंदर जो भारत में इतनी सारी रियासतें हैं, कितनी रियासतें थी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से अगर बात करें तो 562 देसी रियासतों का जो है भारत में विलय किया था। कितने देसी रियासतों का? 562 देसी रियासतों का देश के अंदर भारत के साथ जो है उसका विलय किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो चूंकि अब इतनी अधिक रियासतों की संख्या थी, तो उसमें रहने वाले उस क्षेत्र रियासत के अंदर जो नागरिक रहते थे उनकी संख्या कितनी रही होगी?
तो उनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए नागपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने देशी रियासतों के शासकों से नागरिकों के अधिकार को जो है बहाल करने की जो है अपील की। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। मतलब देशी रियासत के जो आम नागरिक थे, आम लोग थे, उनके अधिकारों की जो है चिंता की गई नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो असहयोग आंदोलन था, इसका स्वरूप कैसा था और इसकी कुछ उपलब्धियां हुई या नहीं, अगर हुई तो क्या हुई, तो हम उन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, सबको जानने वाले हैं। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का स्वरूप जो था, जब हम खिलाफत आंदोलन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बहिष्कार के सिद्धांत की जो सबसे पहली व्यापक स्तर पे जो शुरुआत की गई थी, वो हमने वहाँ पे विस्तृत चर्चा किया हुआ है। ठीक है ना, ये बहिष्कार खिलाफत आंदोलन के दौरान ही पहली बार चर्चा में आया था कि विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने उस मंत्र को जो है अपने असहयोग आंदोलन में अपना लिया, लागू कर लिया। ठीक है, तो बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना, विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को अपनाना और स्वदेश में वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है ना, इस पे जोर दिया गया। ठीक है, तो विदेशी वस्त्रों का, अदालतों का, विभिन्न सरकारी संस्थानों का, स्कूलों का, कॉलेजों का, इन सब का बहिष्कार किया गया। ठीक है, और इसके साथ ही खादी और चरखा को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। दोस्तों, ठीक है ना, अब खादी से जो है देसी वस्त्र चरखा पे सूत काट के जो है बनाया जा सकता था और बनाया जाने लगा था। ठीक है ना, तो इस पे जो है जोर दिया गया। तो बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना जो है ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख हथियार थे। दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। जब हम विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा ना इंग्लैंड के बाजारों पे। इंग्लैंड के उद्योगपति, इंग्लैंड के जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, वो इस बात से तो प्रभावित होंगे ना, उनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं, उनका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो जब उपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगी? भारत के बाजार में मांग घट जाएगी। जब मांग घट जाएगी और उनके पास अगर निर्माण हो गया बहुत अधिक तो क्या होगा? मंदी की स्थिति आ जाएगी, उनके पास सामान वैसे के वैसे पड़ा रह जाएगा। या अगर मांग यहाँ से घट गई तो वहाँ पे क्या होगा? उत्पादन घटाना पड़ेगा। उत्पादन घटाना पड़ेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? जो वहाँ के उद्योगपति हैं उनको नुकसान होगा और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होगा। तो इसलिए कितनी दूर की बात थी, गौर करिए इस बात को कि ये बहिष्कार के तार जो थे वो इंग्लैंड से जुड़े हुए थे, डायरेक्ट वो इंग्लैंड को प्रभावित कर रहे थे। विदेशी वस्त्रों को हमने यहाँ पे पहनना छोड़ा, लेकिन उसका असर जो है सीधे इंग्लैंड पे पड़ रहा था। ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है। तो यही थी गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी ध्येय, गांधीवादी तरीका आंदोलनों को संचालित करने का। दोस्तों, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के हम स्वरूप की बात कर रहे थे। तो बहिष्कार और स्वदेशी को जो है विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, विदेशी निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार, विदेशी संस्थानों के, स्कूल कॉलेजों के बहिष्कार, विदेशी अदालतों के बहिष्कार और चरखा और खादी को अपनाना, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण बात थी असहयोग आंदोलन के दौरान। दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं कि बहिष्कार और स्वदेशी किस गांधीवादी आंदोलन के दौरान जो है पहली बार व्यापक स्तर पे अपनाया गया। आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या स्टेटमेंट बना करके अगर देगा तो इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जब हम सरकारी संस्थानों का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं, तब लोग को हम मूर्ख बना के तो नहीं रखेंगे ना। आखिर रखेंगे? बताइए भाई। स्कूल बंद हो गया, क्या करते हैं? एगो स्कूल बंद हो गया, पड़ोस वाला बंद हो गया, तो उत्तर दिशा वाला बंद हो गया तो दक्षिण दिशा में चल देंगे स्कूल ढूंढने के लिए। लेकिन बच्चों को तो पढ़ाएंगे ना, जितनी अपनी क्षमता है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उतने में तो कम से कम बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था तो उसका गार्जियन करेगा कि नहीं करेगा? बताइए एक बार। तो वही बात हुई। तो हमने अगर अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया
तो अब पहला कदम क्या होना चाहिए हमारा कि हम क्या करेंगे, अपने यहाँ स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे ताकि हमारे बच्चे वहाँ पे जाकर के अध्ययन कर सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला और शिक्षा से संबंधित कई राष्ट्रीय संस्थानों की भी स्थापना की गई। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझने की जरूरत है कि जो राष्ट्रीय संस्थानों की, शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना हुई वो इसी से प्रेरित थी, क्योंकि हमने अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके विकल्प के रूप में हमने स्वदेशी खुद से जो है अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। ठीक है ना, उसी में काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना, गुजरात विद्यापीठ आदि की स्थापना, और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कौमी मदरसा की स्थापना। ये सब क्या है, ये सब वही है, वही विकल्प के तौर पे कि अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों का हमने, ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का जो है हमने बहिष्कार किया है, तो हम अपने देसी शिक्षण संस्थानों को स्थापित करेंगे। और उसी क्रम में दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की जो है स्थापना की गई। दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कौमी मदरसा की स्थापना की गई दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, आज से यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो है कौमी मदरसा की स्थापना की गई थी या किस आंदोलन के दौरान की गई थी, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखना है, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके साथ ही अगर हम सामाजिक भागीदारी की बात करें तो लोगों ने क्या किया असहयोग आंदोलन के दौरान, शराब की दुकानों पे धरना दिया, तारी की दुकानों पे धरना दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे भी जो अंग्रेज थे वो प्रभावित हुए, उनकी अर्थव्यवस्था पे इससे भी चोट पहुंचा। अब नशा, अगर कोई आदमी नशा कर लेता है, नशा क्या होता है, आदमी कितना भी दुख में है, तकलीफ में है, ऐसी मान्यता है, मैं कोई नशा नहीं करता, लेकिन मैं सामान्य तरीके से जो मनोवैज्ञानिक सोच है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आदमी बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत तनाव में है, तो चला गया नशा करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि कोई काम धंधा है नहीं तो क्या करेगा, तो जाके दारू पी लिया, तारी पी लिया। अब उसके बाल बच्चे, उसके परिवार किस हालात में है उसको चिंता ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं है। ठीक है ना, तो लोगों ने जो है शराबबंदी की तरफ प्रयास किए, शराब की दुकानों के आगे, और शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन ये तो सबने अवज्ञा आंदोलन में भी किया गया था, बड़े व्यापक स्तर पे किया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान भी किया गया था कि तारी की दुकानों पे लोगों ने धरना दिया, शराबबंदी की, शराब की दुकानों पे धरना दिया, शराब पीने वाले लोगों का भी बहिष्कार हुआ। ठीक है ना, तो ये सब असहयोग आंदोलन के स्वरूप थे। इससे क्या हुआ, सामाजिक ताना बाना मजबूत हुआ, सामाजिक भागीदारी बढ़ी। कि मान लो कि कोई 4 परिवार है, उस 4 परिवार में से 3 परिवार में कोई ना कोई एक मेंबर दारू पीता है, शराब पीता है, या कोई नशा करता है। ठीक है, तो उस घर की, उस परिवार की जो महिलाएं हैं वो कितनी पीड़ित होती हैं। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति नशा करता है तो उस परिवार में सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला जो लोग है वो कौन है, उस घर की महिलाएं। उस परिवार की महिलाएं उस से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, प्रताड़ित होती हैं। क्यों, क्योंकि जब आदमी नशा करके आता है, शराब पी के आता है, तारी पी के आता है, तो बाहर तो कहीं पे चलेगा नहीं जोर, क्योंकि दूसरे के सामने जाएगा तो ये मारेगा, एक गाली ये देगा, 2 गाली वो देगा, तो कहीं जोर चलता नहीं है, तो ये अपने घर में आता है और अपनी घर की महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार करता है। तो नशा तो इतनी बुरी चीज है, तो इसलिए इसको भी रोकने का प्रयास किया गया सहयोग आंदोलन के दौरान, और इससे कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना मजबूत हुआ, सामाजिक भागीदारी बढ़ी, और असहयोग आंदोलन के एक यंत्र के रूप में इसने काम किया। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। इसी समय जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु चूंकि अगस्त 1920 में हो गई थी, तो उसके 1 साल के बाद उनकी जो पहली पुण्यतिथि हुई थी 1921 ईस्वी में, तो उनकी पहली पुण्यतिथि पे महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड का गठन किया था। ठीक है, तिलक स्वराज फंड का गठन महात्मा गांधी के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के
1 वर्ष बाद जो उनकी पहली पुण्यतिथि थी उसमें किया गया था। ठीक है ना। और तिलक स्वराज फंड में हर जगह से चंदा इकट्ठा किया गया, फंड इकट्ठा किया गया, आह्वान किया गया देशवासियों से। तो इसमें मुंबई जो है, बम्बई, तत्कालीन बम्बई, वर्तमान में जिसे हम मुंबई बोलते हैं, तो बम्बई में सर्वाधिक फंड और सबसे कम समय में जो है इकट्ठा हो गया था। ठीक है ना, इस तिलक स्वराज फंड में। और चूंकि तिलक जी का नाम था तो लोगों का जो है एक जुड़ाव भी था महाराष्ट्र के लोगों का। ठीक है ना। तो इसलिए बम्बई में बहुत कम समय में जो है बहुत अधिक फंड जमा हो गया था। और इतना अधिक फंड जमा हो गया था तिलक स्वराज फंड में कि महात्मा गांधी ने जो जुलाई 1921 का अंक था, जुलाई 1921 के यंग इंडिया के अंक में, महात्मा गांधी यंग इंडिया लिखते थे, इसके संपादक थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से जो है बम्बई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? बम्बई को बॉम्बे द ब्यूटीफुल, बॉम्बे द ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग बॉम्बई के लिए महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में जुलाई 1921 में किया था। ठीक है ना। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो लोगों के पास जो उपाधियां थी, ठीक है ना, जो पद थे, अगर मान लो कि कोई भारतीय कोई सरकारी नौकरी कर रहा है ब्रिटिश प्रशासन में, ब्रिटिश सरकार के अंदर, तो उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है। अगर किसी को सरकार ने कोई कभी उपाधि दी हुई है तो उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी। और इसी क्रम में जो है महात्मा गांधी ने भी अपने कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है दोस्तों ये लौटा दी थी। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रचनात्मक कार्य। जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी जो गांधीवादी आंदोलन के तरीके थे, तो तरीकों की अगर बात करें तो महात्मा गांधी संघर्ष, विराम और फिर संघर्ष। ठीक है। संघर्ष, विराम और फिर संघर्ष, इस प्रणाली के तहत अपने आंदोलन को संचालित करते थे। ठीक है। अब जैसे असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन में संघर्ष हुआ, लेकिन जब लगा कि अंग्रेजों का दमन चक्र अधिक तेज हो गया है तो अब आम लोगों की एक सीमा होती है। आम लोग प्रतिदिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति को पता चल जाए कि हम डेली आंदोलन करने जाएंगे और डेली हमको अंग्रेजिया लाठी पड़ेगी तो क्या होगा? 2-4-5 दिन तो वो आदमी जाएगा लाठी खाने के लिए, लेकिन 6वें-7वें दिन वो नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए महात्मा गांधी क्या करते थे कि संघर्ष स्टार्ट किए, अंग्रेजों को थोड़ा परेशान किए। ठीक है। और जब लगा कि दमन चक्र प्रारंभ हो गया है और तेजी से लोगों के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू हो गई हैं अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो महात्मा गांधी क्या करते थे? कोई ना कोई रीजन ढूंढते थे और आंदोलन की तीव्रता घटा देते थे, आंदोलन को स्थगित कर देते थे, आंदोलन को बंद कर देते थे। ठीक है। और तब हम इस संघर्ष वाली स्थिति से जो है दोस्तों कहाँ पहुंच जाते थे? इस संघर्ष वाली स्थिति से हम पहुंच जाते थे विराम वाली स्थिति पे। अब ये जो विराम वाली स्थिति है, इस समय पे महात्मा गांधी क्या करते थे? रचनात्मक कार्य करते थे। रचनात्मक कार्य में क्या करते थे? सामाजिक कार्य करते थे, खादी चरखा की कताई का कार्य करते थे और अपने सहयोगियों से करवाते थे। ठीक है ना। और यही विराम का समय वो समय होता था जिस समय लोग क्या करते थे? दोबारा से रिचार्ज होते थे, एनर्जी गेन करते थे। इस संघर्ष वाले पीरियड के दौरान लोगों ने जितने यातनाएं लोगों ने सही है, जितनी पीड़ाएं लोगों ने सही है, तो वहां से अब होता है ना कि लाठी पड़ता है तो जो निशान पड़ता है तो उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा चोट को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना। अंग्रेजी लाठी जब पड़ेगा, तेल से पिजाया हुआ लाठी, और चोट लगेगा तो पीठ पे जो निशान बनेगा तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो यही वो स्थिति होती थी विराम वाली कि लाठी खा के विराम में जाओ, थोड़ा आराम करो,
आराम करोगे तो क्या होगा, पीठ के निशान भी छूट जाएंगे लाठी के और पीठ का दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो लोग क्या करते थे, पहले ठीक होते थे और फिर से जो है ऊर्जा ग्रहण करते थे एक अगले संघर्ष के लिए। और जब महात्मा गांधी को लगता था कि अब फिर से देश तैयार है अगले संघर्ष में प्रवेश करने के लिए, भरपूर ऊर्जा गेन कर लिया है, लोगों का उत्साह फिर से चरम पर पहुंच गया है, तो फिर महात्मा गांधी शुरू करते थे आंदोलन। ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन के बाद विराम की स्थिति आई। विराम की स्थिति में ही स्वराज पार्टी जैसे संगठनों ने काम किया। ठीक है। और फिर जब देश में ऊर्जा का व्यापक संचार हो गया, लोग फिर से जो है उत्साहित हो गए, तो फिर नए आंदोलन को आगाज कर दिया महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। दोस्तों किस रूप में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही संघर्ष विराम और संघर्ष की नीति थी महात्मा गांधी की। ठीक है ना, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति इसी प्रकार से काम करती थी महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी चूंकि लाठी लेकर चलते थे ना, अब अंग्रेजों के हाथ में तो अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे, लेकिन महात्मा गांधी के हाथ में क्या था, एक लाठी था। और उसी लाठी के सहारे वो चलते थे और उसी लाठी के सहारे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला करके, अपने गांधीवादी तरीकों से आंदोलन करके ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी दोस्तों। ठीक है ना। क्यों, किस प्रकार, यही वो तरीका था, संघर्ष विराम और फिर संघर्ष। ठीक है ना। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा मैं डिटेल में भी चर्चा करता हूं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की और चरखा की। जो रचनात्मक कार्य की हम चरखा की बात कर रहे थे, खादी की बात कर रहे थे। इसी आंदोलन के दौरान वर्ष 1921 में पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने, वर्ष 1921 में पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिजाइन तैयार करके गांधी जी को पेश किया। ठीक है ना। और जो इससे पहले ध्वज के रूप में जिसका प्रयोग किया जा रहा था, उसमें एक बीच में सफेद पट्टी जोड़ दिया गया। अभी भी राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें जो बीच का सफेद पट्टी है, जिस पे हम अशोक चक्र देखते हैं, तो इसमें जो है उस समय पे क्या था, इस सफेद पट्टी में यहाँ पे चरखा बना होता था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे चरखा बना होता था। तो ये चरखे का डिजाइन जो है सफेद पट्टी जोड़ के राष्ट्रीय ध्वज में जो दिया, किसने, पिंगली वेंकैया ने यह डिजाइन तैयार किया था। और वर्ष 1921 में राष्ट्रीय ध्वज का यह डिजाइन महात्मा गांधी को पिंगली वेंकैया ने जो है वो समर्पित किया था दोस्तों। ठीक है। चरखा, चरखा क्या था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसलिए इस आत्मनिर्भरता के प्रतीक को जो है इस सफेद पट्टी पे उस झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो है चरखा को समाहित किया गया, चरखा को स्थान दिया गया दोस्तों। इसके साथ ही हमने सेशन के शुरू में ही बात की थी कि गांधी जी ने आम भारतीयों से जुड़ाव बनाने के लिए क्या किया, अपने परिधान, अब पेशे से तो वो बैरिस्टर थे, वो तो दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्ट्री करते थे। ठीक है ना। तो सूट पहन के आने वाले लोग थे, कोट पहन के आने वाले लोग थे। लेकिन क्या एक कोट वाले व्यक्ति से एक खेत का मजदूर जुड़ सकता है कभी? क्या वो देखेगा भी नहीं। वो स्वाभिमानी आदमी होता है तो ध्यान भी नहीं देगा कि कौन सूट वूट पहन के जा रहा है, टाई लगा के जा रहा है। तो महात्मा गांधी को क्या लगा कि इस, चूंकि भारत तो गांवों का देश है, आबादी सर्वाधिक जो है वो तो गांव में है, जो सबसे अधिक पीड़ित लोग हैं वो तो गांव में है, जिनको सबसे अधिक कष्ट हो रहा है, सबसे अधिक पीड़ा हो रहा है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने अपने परिधान को भी उन्हीं गांव के लोगों के अनुकूल बनाया दोस्तों। ठीक है ना, उन्हीं गांव के लोगों के अनुकूल उन्होंने परिधान को अपनाया। छोटा सा कपड़ा पहनते थे, लंगोटी धारण करते थे और सादगीपूर्ण जीवन जो है वो जीते थे। अब भारत के गांवों में गरीबी तो बहुत अधिक थी, किसान इतने पीड़ित थे, मजदूर इतने पीड़ित थे, उनके पास पहनने को तो एक ठीक से वस्त्र भी नहीं हुआ करता था। तो महात्मा गांधी ने भी इसीलिए एक लंगोटी पहनना शुरू किया, घुटना तक ही उनका धोती भी हुआ करता था दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो गांव के आम लोग हैं वो उनसे जुड़े और इस आंदोलन को जो है व्यापक स्वीकृति मिले।
ठीक है ना, लोगों के बीच महात्मा गांधी को व्यापक स्वीकृति मिले, तो इसलिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन को सादगीपूर्ण तरीके से जो है बनाया और लोगों के सामने पेश किया। फिर एक आता है घटना का दिन, एक बुरा दिन। हालांकि वही संघर्ष विराम संघर्ष वाली बात में हम संघर्ष कर रहे थे, अब विराम की स्थिति में हम पहुंचने वाले थे। क्या हुआ कि गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नाम का स्थान है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्रोतों में तो 5 फरवरी, अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर 5 फरवरी का ऑप्शन होता है, 5 फरवरी 1922, लेकिन कुछ स्रोतों में 4 फरवरी 1922 भी स्थिति को बताया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके समक्ष या तो 4 फरवरी का डेट आपको मिलेगा पेपर में, या तो 5 फरवरी को मिलेगा। तो इस 4 या 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है गोरखपुर के चौरी चौरा नाम के स्थान पे जो है एक हिंसात्मक घटना हो गई, ठीक है। वहाँ के स्थानीय स्तर के जो लोग थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, वहाँ उन्होंने जो अंग्रेजी थाना था उसमें जाकर के आग लगा दी, और उसमें 20-25 जो पुलिस वाले थे, जो पुलिस सिपाही थे, वो जल के मर गए। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उस स्थानीय भीड़ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था भगवान अहीर। कौन था, भगवान अहीर। आपने अब तक चौरी चौरा घटना को तो बहुत बार पढ़ा होगा, चौरी चौरा घटना के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन ये भगवान अहीर का नाम जो है आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये भगवान अहीर नाम के व्यक्ति ने प्रमुख रूप से उस स्थानीय भीड़ का जो है नेतृत्व किया था। इसके साथ जो अन्य नेतृत्व करता थे उसमें नजर अली और लाल मोहम्मद जैसे नेता भी शामिल थे। ये सभी स्थानीय लोग थे दोस्तों, ठीक है। भगवान अहीर, नजर अली और लाल मोहम्मद, ठीक है। तो इन नामों को ध्यान रखेंगे। ये उस स्थानीय भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे जिसने हिंसा फैलाई और अंग्रेजी थाने में आग लगा के 20-22 पुलिस वालों को स्वाहा कर दिया, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसी हिंसा की सूचना महात्मा गांधी तक पहुंची, तो महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे, ठीक है। बारदोली कहाँ, गुजरात में। तो वहीं पे फरवरी 1920 में जो है बारदोली प्रस्ताव के द्वारा, बारदोली बैठक, बारदोली प्रस्ताव के द्वारा जो है, बारदोली प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस का यहीं पे बारदोली प्रस्ताव जो है वह लाया गया, और इसी बारदोली प्रस्ताव के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में दोस्तों क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा के हिंसक घटना के उपरांत जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारदोली प्रस्ताव के द्वारा जो है क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया दोस्तों, ठीक है। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान जो पुलिसिया दमन चक्र शुरू हो चुका था, तो उसमें जो लोगों के ऊपर मुकदमाएं चलाए जा रहे थे, लोगों को पकड़ के गिरफ्तार किया जाता था, तो उनमें जो है कई ऐसे विद्वान वकील थे भारत में जो लोगों की मदद पहुंचा रहे थे, ठीक है। उसमें मदन मोहन मालवीय का नाम बड़ा प्रमुखता से लिया जाता है। ये मदन मोहन मालवीय जो थे, ये मदन मोहन मालवीय, इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है वैसे लोगों में जिन्होंने जो अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो लोगों को गिरफ्तार किया था, तो उनको कानूनी मदद ये पहुंचाने वाले लोगों में शामिल थे। कौन, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और इन्होंने जो है पैरवी करके उन अभियुक्तों को जो है उनकी जो सजाएं अंग्रेजों ने दी थी उसे कम भी करवाई थी दोस्तों, ठीक है। अब एक बार हम बिहार के संदर्भ में असहयोग आंदोलन को भी संक्षिप्त में जान लेते हैं, विस्तृत रूप से जानेंगे जब हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। हमने कहा था ना कि लोग इस्तीफा दे रहे थे जो जहाँ नौकरी कर रहे थे या जो सरकारी काम कर रहे थे। मजहरुल हक जो थे ये प्रमुख नेतृत्व करता थे बिहार में राजेंद्र प्रसाद के साथ, और शाह मोहम्मद जुबैर जो मुंगेर से संबंधित थे, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रदान किया था दोस्तों, इससे ध्यान रखेंगे। इसी समय जो है मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, पटना में। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजहरुल हक ने की थी। और वर्तमान में जो है कांग्रेस पार्टी का
बिहार का जो है राज्य कार्यालय यहीं पे है, सदाकत आश्रम पटना में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसी सदाकत आश्रम से दोस्तों द मदरलैंड नाम का अखबार भी प्रकाशित होता था। कौन सा? द मदरलैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है द मदरलैंड नाम का अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो सदाकत आश्रम था। एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको जाननी चाहिए, जो हमने शिक्षा की अभी बात की थी कि देसी व्यवस्था का इंतजाम किया जाए शिक्षा के लिए, पठन पाठन के लिए, बच्चों के अध्ययन के अध्यापन के लिए, तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तिथि पूछा जाता है, ध्यान रखना। 6 फरवरी 1921 को किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। और इसके पहले कुलाधिपति कौन थे? मजहरूल हक। और पहले कुलपति कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद। इनका नाम ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी समय दोस्तों बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इंग्लैंड के राजा थे, राजकुमार थे, उनका पटना आगमन का प्रोग्राम था। जब वो 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को पटना आगमन उनका हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स का दोस्तों, जब 22 दिसंबर 1921 को उनका पटना में आगमन हुआ तो लोगों ने क्या किया? हड़ताल किया। सड़कें वीरान पड़ी हुई थी, कहीं कोई एक कौवा नहीं दिख रहा है सड़क के आसपास, ऐसी हालत थी। ठीक है ना, लोगों ने हड़ताल किया था, विरोध किया था। ठीक है, और यह बिहार में जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा अंग्रेजों के प्रतिरोध का, विरोध का जो है एक जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये एक अनूठा उदाहरण पेश करता है दोस्तों। ठीक है, नशाबंदी अभियान बिहार में भी सफल रही थी। हमने अभी ताड़ी की दुकान और शराबबंदी की बात की थी, तो ये बिहार में भी सफलतापूर्वक संचालित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों। इसके साथ ही उत्तर बिहार के किसानों को जो है संगठित करने का काम इस समय किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने उत्तर बिहार के किसानों को संगठित करने का काम किया था। इतना ही नहीं, इस समय मुंगेर और चंपारण जो है यह भी आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में शामिल थे। यहाँ के किसान वर्ग के जो लोग थे वो आंदोलन में शामिल हुए थे। और इसी समय असहयोग आंदोलन के समय कौमी सेवा दल का गठन किया गया था दोस्तों। किसका गठन? कौमी सेवा दल का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो स्वयंसेवक थे, जो आंदोलन में लग रहे थे, उन स्वयंसेवकों में अनुशासन बनाए रखना इस कौमी सेवा दल का जो है उद्देश्य था दोस्तों। अब एक बार बात कर लेते हैं जो वैचारिक मतभेद और अलगाव की बात है कि महात्मा गांधी के तरीकों को जो है मोहम्मद अली जिन्ना सही नहीं मानते थे। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने, यही वो समय था नागपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1920 में आयोजित हुआ था दिसंबर महीने में। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गांधी के असहयोग आंदोलन के तरीकों से जो है वो सहमत नहीं थे। ठीक है, और इसी समय असहयोग आंदोलन के समय जो है एनी बेसेंट, बीसी पाल और जीसी खरपरे ने भी असहयोग आंदोलन से किनारा कर लिया था दोस्तों। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि एनी बेसेंट ये होम रूल आंदोलन चलाने के लिए प्रसिद्ध रही हैं। इनका नाम कौन नहीं जानता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है ना, और मोहम्मद अली जिन्ना की कटुता इतनी महात्मा गांधी से बढ़ गई थी, इतना वो बड़ा विरोधी हो गया था जिन्ना महात्मा गांधी का, कि अब गांधी को, जिसको पूरा देश सम्मान से सूचक शब्दों से संबोधित करता है, वो गांधी को कहता था मिस्टर गांधी। तो ये मिस्टर गांधी के रूप में संबोधन क्या है? ये दूरी का प्रतीक है, ये विरोध का प्रतीक है। उनके आपसी संबंध को बताता है कि संबंध जितने पहले प्रगाढ़ थे वो कहीं ना कहीं उसमें अब जो है दरार आते हुए दिख रहे हैं। तो महात्मा गांधी तो जैसे थे वैसे ही थे। अब विचारों में परिवर्तन किसके हुआ है? जिन्ना के हुआ है, तो अब जिन्ना जाने। खैर आगे बढ़ते हैं। नागपुर में जो है नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था? स्वराज की परिभाषा को थोड़ा मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि साम्राज्य के भीतर यदि संभव हो और बाहर यदि आवश्यक हो, इतना लचीला बनाया गया कि स्वराज मतलब क्या? अगर संभव हो तो साम्राज्य के भीतर, और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर। ठीक है ना। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि असहयोग आंदोलन से और नागपुर सत्र की अगर बात करें तो वहाँ से जो
धीरे धीरे कुछ विरोध के स्वर भी जो निकले, तो उसमें हमने एनी बेसेंट, बीसी पाल और जीएस खरपरे की बात कर ही ली। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उसकी बात हमने कर ही ली। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का किसने समर्थन किया और किसने विरोध किया। नाम दे देगा आपको ABCD और आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। परिषद में प्रवेश को लेकर के जो है CR दास ने विरोध किया था। क्योंकि परिषद में प्रवेश करना चाहते थे CR दास, और इसी के बाद जो है गया अधिवेशन में CR दास ने भी 1922 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस की सदस्यता से, और उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। जब हम स्वराज पार्टी को पढ़ रहे होंगे तब इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय के भी शिक्षा के बहिष्कार के संबंध में अपने अलग तरह के विचार थे। तो ये सब जो है वैचारिक मतभेद और संशय ये तो चल ही रहा था। अगर हम महिला भागीदारी की बात करें तो CR दास की पत्नी थी बसंती देवी। ये बसंती देवी उन प्रमुख महिलाओं में शामिल थी जिनको असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि बसंती देवी गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के अनुरूप, स्वदेशी को अपनाने के अनुरूप जो है यह खादी वस्त्र बेच रही थी। तो खादी बेच रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने बसंती देवी को गिरफ्तार कर लिया असहयोग आंदोलन के दौरान। और ये बसंती देवी कौन थी? ये बड़े कांग्रेस के नेता थे पहले CR दास, तो उन्हीं की पत्नी थी बसंती देवी। तो ये एक ऐसी आंदोलनकारी थी जिनको असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। और जेल भरो आंदोलन लोगों के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। इस असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भरो आंदोलन शुरू किया गया, और वो इस तरीके से जेल भरो आंदोलन चलाया गया कि अब अंग्रेजों के पास जगह ही नहीं था कि वो कहाँ पे जेल में रखेगा। अब किसको जेल, किस जगह को जेल बनाए? इतने लोग गिरफ्तारी देने आ रहे हैं कि भाई हमको भी गिरफ्तार करो, तो हमको भी गिरफ्तार करो, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों के विचार जो है देश को आज़ाद करने के लिए इस कदर लोग जो है उतावले हो चुके थे परतंत्रता से कि असहयोग आंदोलन के दौरान कहते थे कि अरे हमको भी गिरफ्तार कर लो, तो हमको भी गिरफ्तार कर लो। अब अंग्रेजों के पास जेल कम पड़ गई, तो गिरफ्तार जेल कहाँ, निर्माणाधीन जेल कहीं पे, तो क्या किया कि जो कुछ सामूहिक स्थल थे उसी को जेल घोषित कर दिया। कोई स्कूल कहीं पे है, कोई बिल्डिंग है, उसी को जेल घोषित कर दिया कि अच्छा ठीक है जेल जाना है, आओ, ले जाके अंदर डाल दिया, बाहर में 2 सिपाही को बिठा दिया। तो इस तरीके से अंग्रेज भी परेशान हो गए थे लोगों की भावनाओं को देख करके, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो चोरी चौरा हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था, तो इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आपदा कहा था, नेशनल क्लैमिटी से संबोधित किया था, राष्ट्रीय आपदा कहा था। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी घटना की हिंसा के वजह से वापस लेने को जो है राष्ट्रीय आपदा नाम शब्द से जो है संबोधित किया था दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है कष्टदायक कदम बताया था। एक तरफ देख रहे थे कि हम संघर्ष के चरम पे पहुंच रहे थे, और संघर्ष के चरम पे जहाँ पे स्वराज की प्राप्ति हमारा लक्ष्य था, उस समय पे जाकर के जो है इस आंदोलन को वापस लेना बहुत कष्टदायक जो है नेहरू जी ने माना था। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा प्रभाव जो उपलब्धि रही राष्ट्रीय आंदोलन की, वो क्या रही कि राष्ट्रवाद जो है अब तक जो कुलीन वर्गों तक सीमित थी, उच्च शिक्षित वर्गों तक सीमित थी, वहां से निकल करके वो गांव के खेत खलिहानों तक पहुंच गई, गांव के किसान मजदूरों तक पहुंच गई दोस्तों, ठीक है ना। और इस प्रकार जो ब्रिटिश शासन को भ्रम था, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, औपनिवेशिक साम्राज्य, उस अजेयता का कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, इस भ्रम को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान तोड़ दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी रही, तो उसमें एक प्रमुख सीमा की अगर बात करें तो वो यह था कि पूरे भारत में इसका जो है समान रूप से विस्तार नहीं हो पाया था, ठीक है ना। जैसे पंजाब में और उधर मद्रास में जो है सहयोग आंदोलन का प्रभाव बहुत अधिक व्यापक नहीं रहा, कम रहा,
इसी दौरान 1921 ईस्वी में मालाबार तट पे, कहाँ पे? मालाबार तट पे, केरला में, जिसे अब केरल के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान में केरलम नाम से जानते हैं। इस केरल का नया नाम हो गया है केरलम। तो यहाँ पे जो है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह जो हो गया था, और यह मोपला विद्रोह जो है सांप्रदायिक रंग ले लिया था। ठीक है ना, मोपला विद्रोह ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, मतलब हिंदू मुस्लिम राइट की तरह जो है यह आगे बढ़ने लगा था। तो यह सभी बातें जो है यह असहयोग आंदोलन की सीमाओं के रूप में गिना जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बारीकियां थी उन सभी पे हमने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है दोस्तों। ठीक है, निश्चित रूप से अगर कोई भी सवाल असहयोग आंदोलन के संबंध में पूछे जाएंगे तो उसका जवाब आज के इस सेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, और तब तक देखिए जब तक सारे तथ्य याद नहीं हो जाए। वैसे मैं आशा तो ये करता हूं कि जिस तरीके से मैं चर्चा करता हूं किसी टॉपिक को, जितना मैं खोलने का प्रयास करता हूं, तो मेरी आशा तो ये होती है, मेरा प्रयास ये होता है कि क्लास के दौरान ही, सेशन के दौरान ही वो शब्द इतनी बार मैं इतनी चर्चा करूं तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है ना, तो इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए, एक एक बातों को आप मेमोराइज कर लीजिए साथ के साथ, और निश्चित रूप से जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आज का ये सेशन आपके चेहरे पे मुस्कान का कारण बनेगा दोस्तों। आपके समक्ष आने वाले सभी सवालों को आप गर्दा करके आएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर जल्दी मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।